हेलो एंड वेलकम टू महिंद्राज। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त रीजनिंग गुरु। आज के इस खास सेशन के लिए एग्जाम पे चर्चा का ये दूसरा एपिसोड है, जहां पे आज हमारे साथ दो एक्सपर्ट्स आपको दिख रहे होंगे। हमारे दोनों एक्सपर्ट्स के बारे में बताने से पहले सबसे पहले मैं आपका इंट्रोडक्शन करता हूं। संजीव सर, जिनका एक्सपीरियंस मोर देन 20 ईयर्स है। राघवेंद्र सर, जो 20 साल से ज्यादा समय हो गया पढ़ाते हुए। राघवेंद्र सर मैथ्स और जीए जीएस के एक्सपर्ट हैं। वहीं पे संजीव सर का जो एक्सपर्टीज है वो रीजनिंग सब्जेक्ट को लेकर है। आज एग्जाम पे चर्चा के इस सेकेंड एपिसोड में हम बात करने वाले हैं कि 2 महीने के अंदर क्या आप इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं, और यदि हां तो क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, क्या प्लान होना चाहिए। वो सब सारे सवाल जो आपके जहन में आ रहे होंगे, कोशिश करेंगे उन सभी प्रश्नों का उत्तर हमारे एक्सपर्ट से इस वीडियो सेशन के जरिए मैं आप तक पहुंचा सकूं। तो आइए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल लेने से पहले सर, आरआरबी जैसे एग्जाम्स या कोई भी पीओ का जो एग्जाम होता है, उसकी प्रिपरेशन के लिए बच्चे का माइंडसेट क्या होना चाहिए, एक जनरल माइंडसेट क्या होना चाहिए? देखिए, किसी भी एग्जाम की अगर हम बात करें तो स्पेशली अगर हम बात कर रहे हैं आरआरबी भी हम लोग चर्चा कर रहे हैं, तो माइंडसेट तो क्या है, पहले क्लियरिटी होनी चाहिए कि हम जिस काम के लिए यानी जिस एग्जाम की तैयारी करने जा रहे हैं उसमें सिलेक्शन 100% होगा। ये सोच के साथ पहले एंट्री करनी चाहिए, क्योंकि 50% पोर्शन आपका वैसे ही कंप्लीट हो जाता है जब आप ये सोच लेते हैं पॉजिटिव थिंकिंग कि मेरा जिस एग्ज़ाम की अप्रोच करने जा रहे हैं उसमें हमारा सिलेक्शन होगा। और फिर उसके बाद आप पुराने पेपर को देखते हुए, पैटर्न को देखते हुए, फिर अपनी स्ट्रेटजी और प्लानिंग की आपका कौन सा सब्जेक्ट ऐसा है जो बहुत अच्छा है, कौन सा है जो मीडियोकर है, कौन सा ऐसा है जिस पे आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, उसके हिसाब से लाइन अप करेंगे हम। और एक बार हम क्या 1 बाय 1 प्रोसेस करते हुए एक सिस्टम के साथ में, गाइडेंस के साथ में, हमारे फैकल्टी मेंबर्स और भी जो लोग हमारे कलीग हैं हमारे साथ में तैयारी कर रहे हैं, जो लोग मिलके उनके साथ में एक स्ट्रेटजी प्लान करेंगे और उसके बाद उस पर अप्रोच करना शुरू करेंगे। सबसे पहले इसी तरीके से हमें स्टार्ट करना चाहिए। बिल्कुल, सबसे पहली जरूरी चीज है कि आप अपने एग्जाम को समझें। सर का कहने का मतलब है, आप जब अपने एग्जाम को समझ पाएंगे तो ही आप एक बेहतर स्ट्रेटजी प्लान आउट कर सकते हैं। सर, राघवेंद्र सर से एक सवाल लेते हैं। सर, स्टूडेंट का एक सवाल है कि मैं अभी मैंने तैयारी स्टार्ट करी। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अभी ये स्ट्रीम को ऑप्ट किया होगा या बैंकिंग में अपना करियर देख रहे होंगे। उन्होंने अभी तैयारी स्टार्ट करी है और एग्जाम बिल्कुल सामने लाइन अप है। तो क्या ये 2 महीने का जो नोटिफिकेशन के बाद 2 महीने का जो समय है, एक एस्टिमेटेड जो टाइम है, क्या ये सफिशिएंट है किसी ऐसे बैंक के एग्जाम को क्लियर करने के लिए? बिल्कुल। अगर प्रीवियस ईयर्स में देखा जाए तो बच्चों ने ऐसा करके कारनामा दिखाया भी है और इस तरह की पॉसिबिलिटीज पहले भी रही है। तो ये बिल्कुल पॉसिबल है कि आप 2 महीने में किसी भी एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। ज़रूरत है सिर्फ एक सही डायरेक्शन लेने की, जिसके लिए हम और महिंद्रा दोनों आपकी हेल्प के लिए हमेशा तैयार हैं। आपको खुद ब खुद अपने आप को इसके लिए अप्रोच करना होगा और 2 महीने की जो स्ट्रेटजीज हैं उनको फॉलो करना होगा। 2 महीने की स्ट्रेटजीज में डिपेंड करता है आप किस स्टेज पर अभी हैं। अगर आप बिल्कुल स्टार्टिंग लेवल पर हैं तो थोड़ा सा सेलेक्टिव स्टडीज करके भी आप अपने आप एग्जाम को क्वालिफाई करा सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास पहले से नॉलेज है तो जाहिर है कि आपको फिर और स्ट्रेटजीज पर ध्यान देना होगा, जैसे लगातार मॉक टेस्ट लगाने होंगे, लगातार प्रैक्टिस मेंटेन करनी होगी। यहाँ इन एग्जाम्स में एक जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपका लगातार क्वेश्चंस के साथ रूबरू होते रहना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आप इसे करते रहेंगे, हर एग्जाम आपके सामने नतमस्तक होता चला जाएगा, आप सक्सेस पाते जाएंगे। तो पहले चीज ध्यान से निकाल दीजिए कि 2 महीने या 1 महीने या 6 महीने कितना टाइम लगेगा। 2 महीने में बिल्कुल पॉसिबल है। बिल्कुल, 2 महीने का जो समय है वो पर्याप्त है यदि आपकी स्टडी सही है, आपका विजन क्लियर है कि आपको करना क्या है, किस तरीके से करना है, प्लान आउट अगर आपका सही है। हालांकि प्लान्स के बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन सर, जो बच्चे पहले से ही तैयारी कर चुके हैं या वो बहुत आगे आ चुके हैं, उनने और भी बहुत सारे एग्जाम्स दिए हुए हैं, किन्हीं कारणवश हुआ है, नहीं हुआ है, कहीं मामला रुक गया है, उन बच्चों के लिए आप इस एग्जाम को लेकर क्या सलाह देना चाहेंगे? देखिए, जो बच्चे पहले से तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए तो एज रहता ही हमेशा, क्योंकि जो लोग इनिशियल लेवल पे स्टार्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं उनको एज कम मिलती है। हम ये नहीं कहते आगे नहीं आ सकते, आसानी से आगे आ सकते हैं, लेकिन जो पहले से तैयारी कर रहे हैं उनके पास मैथ्स का बैकग्राउंड प्रॉपर तरीके से हो चुका होगा, रीजनिंग के बारे में जान चुके होंगे, इंग्लिश
और के बारे में जान चुके होंगे। मतलब कुल मिलाकर बात करें प्री और मेंस की अप्रोच को अगर साथ में लेते हुए काम करें तो कुछ नॉलेज है। अगर हम इसमें बात करें तो यहाँ पर जो भी आप तैयारी कर रहे हैं इसके बारे में अगर आपको पूरी नॉलेज हो चुकी है, पहले से कर रहे हैं, तो टाइम आपको कम देना पड़ेगा, मतलब कि क्वालिटी टाइम हो जाएगा। आप जितना भी काम करेंगे इंटरेस्ट साथ, क्यों कई बार क्या होता है शुरुआती स्टेज में हम अप्रोच करते हैं, जैसा कि हमने पहले बताया था कि पहले अपनी स्ट्रेटजी और प्लानिंग क्लियर होनी चाहिए। तो जो बच्चे पहले से तैयारी कर रहे हैं उनको बहुत कुछ स्पीड टेस्ट देते हुए या और एग्जाम वो दे चुके हैं, रियल एग्जाम दे चुके हैं, तो उनका एक्सपीरियंस हो गया कि उनकी प्लानिंग और स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए, वो डिसाइड कर चुके हैं कौन सा फुल प्रूफ हमारा एक मेथड हो चुका है, उस पर हमें काम करने की जरूरत है। तो वो अगर पहले से तैयारी कर रहे हैं, उनको पुराने पेपर का आइडिया है, किस तरीके का पेपर आता है, कितना फास्ट काम करना होता है, क्योंकि अगर हम बात करें स्पेशली आरआरबी की, तो आरआरबी में स्पीड और एक्यूरेसी दोनों का ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो कहीं ना कहीं स्पीड और एक्यूरेसी के साथ साथ हमारी नॉलेज कंटेंट पहले से क्लियर है, क्लियरिटी आ चुकी है, तो हमारा एग्जाम निकालना हमारे लिए आसान होगा। और पेपर का जिस तरह स्टैंडर्ड आता है वो आसान है, बस उनको प्रैक्टिस करनी है, एक्यूरेसी पे और स्पीड पे काम करना है, उस पर हम लोग वर्किंग करेंगे तो चीजें अपने आप में। बिल्कुल, आपको प्रैक्टिस ज्यादा करने की जरूरत है, एक्यूरेसी मेंटेन करने की जरूरत है, साथ ही साथ आपको स्पीड भी मेंटेन करना है। सर, अगला सवाल आपसे है, और ये सवाल है, कई बार ऐसा होता है कि 2 महीने का जो टाइम पीरियड, जैसा आपने मेंशन भी किया कि 2 महीना ऐसा कोई सोच के चलने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप एक डायरेक्शन बना लीजिए कि ये इतने दिन में हम खत्म कर लेंगे या इतने दिन में खत्म कर लेंगे, एक टारगेट के साथ चलें। तो आरआरबी पीओ प्री और क्लर्क के लिए 2 महीने का जो एक्शन प्लान आपके हिसाब से जो आप सुझाना चाहें, बच्चों को बताना चाहें कि क्या आपको किस स्टेप के जरिए चलना चाहिए, कौन से सब्जेक्ट को हम पहले अप्रोच कर लें, क्योंकि प्रीलिम्स भी है, मेंस भी है। प्रीलिम्स के लिए हमारा क्या टारगेट होना चाहिए, पहले हम प्रीलिम्स को लेकर चलें या फिर हम प्रीलिम्स और मेंस दोनों को ध्यान में रखें और मेंस के जो टॉपिक्स हैं उनको हम बाद में कवर करें। क्या प्लान होना चाहिए अगर हम 15-15 के ब्रैकेट में इसको डिवाइड करें, 2 महीने को 4 ब्रैकेट में अगर हम 15-15 डेज के इसको डिवाइड करें, तो क्योंकि 2 ही सब्जेक्ट हैं प्रीलिम्स में। तो बिल्कुल सही है, बट मैं थोड़ा सा इसमें 15-15 दिन का जो ब्रैकेट है उसके ब्रैकेट है उसमें डिवाइड नहीं करने की सोच रहे हैं। हाँ। अगर आप डेज को इन 15-15 25% के रूप में ब्रेक करें तो ज्यादा बेटर होगा। हाँ। क्योंकि जब आप किसी आज के समय में खास तौर से जब कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होने लगे हैं जी, तो आपको प्री और मेंस के बीच में जो समय मिलता है वो बहुत बहुत कम मिलता हाँ, है। हाँ। तो आपके पास इतना समय नहीं होता कि आप पहले प्री की प्रिपरेशन करें हाँ, और फिर उसके बाद वापस से मेंस के रिजल्ट लिए। का वेट करके आप मेंस की तैयारी करें, तब तक गाड़ी निकल चुकी होगी। तो इसके लिए मेरा सजेशन यही है कि फर्स्ट डे से ही आप अपने आप को एक माइंडसेट के साथ लेकर चले कि आपको मेंस के लिए भी प्रिपरेशन करनी है। करेक्ट है। और आरआरबी में खास तौर से आपको एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ेगा। रीजन यह है क्योंकि प्री और मेंस में बहुत डिफरेंस है यहाँ। तो प्री में जहां सिर्फ मैथ्स और रीजनिंग आ रही है, वहीं पर आप देखोगे कि मेंस में पहुंचते ही आपको मैथ्स और रीजनिंग के साथ फिर कंप्यूटर भी मिलेगा, जीए भी मिलेगा, इंग्लिश भी मिलेगा। और एक हिंदी वालों के लिए थोड़ा सा, जिनकी इंग्लिश कमजोर है, उनको एक एज मिलती है कि उनको इंग्लिश के साथ ऑप्शन मिल जाता है हिंदी में भी पेपर को देने का। तो आपने अपने बारे में थोड़ा एवेल्युएट कीजिए। यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं है जो मैं आपको बताऊं और वो बिल्कुल फुल प्रूफ हो। ये इंडिविजुअल स्ट्रेटजी है जहां पर मेरी स्ट्रेटजी कुछ डिफर हो सकती है, आपकी कुछ और हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। जरूर ये बात है कि उनमें कुछ चीजें कॉमन होंगी। जैसे किसी का मैथ्स अच्छा है तो उसको कई बार हम सजेस्ट करते हैं कि आप मैथ्स पर सिर्फ प्रैक्टिस मेंटेन करिए, लेकिन नई चीजें सीखने की कोशिश ना करिए। बिल्कुल। अगर आपकी रीजनिंग अच्छी है तो यही स्ट्रेटजी आपकी रीजनिंग पर एप्लीकेबल हो जाएगी। यानी मैथ्स मेरी अगर वीक है तो मुझे मैथ्स को थोड़ा एक्स्ट्रा एज देना पड़ेगा, एक्स्ट्रा, उससे भागना नहीं है। जितना आप भागेंगे, मैं थोड़ा मजाक में बोल रहा हूं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, कहावत है कि अगर आप गली के कुत्ते से डरेंगे तो आपको ज्यादा भौंकेगा, आपको ज्यादा दौड़ाएगा। लेकिन अगर आप उसके सामने तन के खड़े होंगे तो आप उस पर जीत पाएंगे। ये ऐसे ही आपके सब्जेक्ट्स हैं, इनसे आप जितना डरेंगे ये उतना आपको डराएंगे। तो इनसे डरने की जरूरत नहीं है। और इसका सलूशन सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर के पेपर्स और लगातार मॉक टेस्ट देते रहना। जहां कुछ नई चीज मिले वहां उनके बेसिक्स को क्लियर कर लेना उसी समय। इसके लिए कोई अलग से टाइम नहीं चाहिए। अगर आप ये टाइम निकालने की कोशिश करेंगे तो वो छूट जाएगा, या आप लिंक तोड़ बैठेंगे। और लिंक तोड़ने से आपको नुकसान होगा, क्योंकि आपको फिर से वापस अपने आप को उतना ही फिर से वार्म अप करना होगा। एक नया मैच खेलने जैसा हो जाएगा। आप अपने आप को जैसे हर मैच के पहले वार्म अप करते हैं, वही होगा। अगर आपने थोड़ा सा पढ़ाई में ढील की तो एक नया मैच होगा और नया मैच फिर आप वार्म अप में निकालेंगे तो आप सिर्फ अपना समय बर्बाद करेंगे। इसलिए मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप जो कर रहे हैं, क्योंकि समय वैसे ही आप 2 महीने का लेकर चल रहे हैं, बहुत कम है,
तो लगातार मेंटेन करिए, भूल जाइए सारी और चीजें, सिर्फ और सिर्फ फोकस आपको देखना है कि आपका बेसिक क्लियर नहीं है तो बेसिक क्लियर कीजिए, इमीडिएट उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर सेलेक्ट कीजिए, वहां से उन क्वेश्चंस को जो उस टाइप के हैं स्पेशली उन क्वेश्चंस को पिक करिए, उनको सॉल्व कीजिए और फिर लगातार मॉक दीजिए। एटलीस्ट अभी अगर 2 महीने के टाइम पीरियड फ्रेम में मैं बात करूं तो मिनिमम 2 स्पीड टेस्ट आपको देने ही होंगे और उसके बाद उसे इवेल्युएट कीजिए। नो डाउट इसमें समय ज्यादा लगेगा, लेकिन वो डिमांड है तो आपको करना ही होगा। स्पीड टेस्ट के इवैल्यूएशन को लेकर एक सेशन प्लान है जो कि एपिसोड 4 में हम बात करेंगे कि क्या तरीका हो सकता है मॉक टेस्ट की एनालिसिस या स्पीड टेस्ट की एनालिसिस को लेकर। सर की बात को अगर समराइज करें, सबसे पहले कि आपको अपनी स्ट्रेंथ के बारे में पता होना चाहिए और अपनी वीकनेस के बारे में पता होना चाहिए। जब आप अपनी स्ट्रेंथ के बारे में जानते हैं तो आपको उसमें केवल प्रैक्टिस करने की जरूरत है, जहां आपकी वीकनेस है वहां पे आपको अपने आप को करेक्ट करने की जरूरत है। इन करेक्शन के साथ जितना तेजी से आप आगे बढ़ सके, क्योंकि सर का कहना जैसा है कि 2 महीने का समय वो बहुत कम है, कम भी है और ज्यादा भी आप कह सकते हैं, टोटली डिपेंड्स ऑन यू। आपका क्या स्ट्रेंथ है, आप किस तरीके से इस एग्जाम को लेकर अपने आप को अप्रोच करते हो, कैसे आप इस एग्जाम को लेकर अपने आप को प्रिपेयर करते हो। और हां, सर ने एक और बात बोली जो बहुत बहुत खास बात है कि सब कुछ स्टार्ट होता है आपके दिमाग से। यदि आप दिमाग से तैयार हैं तो आप निश्चित रूप से कर सकते हैं। अगला सवाल सर, संजू सर आपसे है कि मॉक टेस्ट और जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं, ये तैयारी के दौरान किस तरीके से हेल्प कर सकते हैं और ये क्या मतलब इसको हम यूज कैसे करें अपनी प्रिपरेशन में, कैसे इसको इन्वॉल्व करें और इससे फायदा कैसे लें? देखिए, मॉक टेस्ट और स्पीड टेस्ट की बात की है, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है आरआरबी का जो पेपर होता है उसका स्टैंडर्ड बहुत थोड़ा आसान होता है जी। तो उसमें अगर हम बात करें तो स्पीड और एक्यूरेसी का गेम है पूरा, क्योंकि आपको पता है 80 क्वेश्चंस हैं, टाइम कम होता है, आपको अप्रोच करनी है, तो स्पीड आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके साथ ही साथ पैरेलली एक्यूरेसी भी चाहिए। क्योंकि क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, प्रीवियस कट ऑफ देखेंगे तो 70 के ऊपर ही कट ऑफ जाता है जी। तो अगर आप 80 क्वेश्चन में 70 क्वेश्चन 72 क्वेश्चन या 73 74 75 के आसपास पहुंचते हैं, उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप स्पीड टेस्ट रेगुलर रूटीन में दें, उसका एनालिसिस करें और एनालिसिस का तरीका भी अपने आप में इंपॉर्टेंट होता है जी। जैसे अगर हम बात करें आरआरबी का पेपर अगर आपको दे दें और टाइम फ्रेम को हटा दिया जाए जी। आपको टाइम लिमिट नहीं दी जाए तो 2 घंटे 3 घंटे में आप पूरा पेपर आप सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन जब हमें टाइम कंस्ट्रेंट के साथ में सॉल्व करना होता है तो हम ये देखते हैं कि 60-70% तो हम क्वेश्चन कर लेते हैं आसानी से, 20-25% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हमको आते हैं लेकिन हम उस टाइम पर काम नहीं कर पाते उस पे, इसलिए छूट जाते हैं। जो प्रेशर होता है वो, हाँ प्रेशर नहीं, हमारे पास टाइम लिमिट होता है, हमने 60% क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया, वो हमें आता है। 20 से 30% ऐसा होता है जो हमें आता तो है लेकिन टाइम की कमी की वजह से हम उसको सॉल्व नहीं कर पाए। 10% 5% ऐसा होता है जो हमें आता ही नहीं है। स्टूडेंट की साइकोलॉजी क्या होती है, उनको लगता है कि जो 5% बचा इसके पीछे भागो, जबकि एक्चुअल में क्या करना चाहिए कि जो आपने 60% कवर किया है टाइम उसी में रिड्यूस कर सकते हैं। तो उस पर इतनी मेहनत करो कि 30% का जो लेवरेज आपके पास पड़ा हुआ है, आपको आता है, टाइम की कमी की वजह से नहीं कर पाते हैं, उसको करने का टाइम मिल जाएगा। सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता। क्या बात है सर। सर की बातों में एक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात समझ में आई कि मॉक टेस्ट में या स्पीड टेस्ट जब आप देते हैं तो स्पीड टेस्ट में आपको एनालिसिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा, क्योंकि जब आप स्पीड टेस्ट देते हैं तो आपको ये देखना पड़ेगा कि जो सर्कमस्टेंसेस होते हैं, चाय कॉफ़ी के साथ अगर आपको वो 35 क्वेश्चन दे दिए जाए तो शायद आप 35 में से 35 पूरे करेंगे और शायद क्या यकीनन आप करेंगे। लेकिन यदि वही बाउंडेशन आपके सामने क्रिएट कर दी जाए समय की, तब आपसे गलतियां भी होती हैं और उसी जगह पे आपका दिमाग, आपका धैर्य, हर तरीके से आपकी प्रिपरेशन चेक हो जाती है। तो यहाँ पे आपको एज लेना होगा समय से। एक पॉइंट इसमें और कहना चाहते हैं, इसका एक सबसे इंपॉर्टेंट रोल क्या होता है, बीच में आपको इसके लिए स्पीड टेस्ट जब आप देते हैं तो एक्चुअल में स्पीड टेस्ट इंडिविजुअली देना में एनालिसिस अपना हो गया कि हमने ये कर लिया नहीं कर लिया। लेकिन जब पैन इंडिया में 160 ब्रांचेस में महिंद्रास की, उसमें जो बच्चे सीरियस हैं उनके बीच में जब स्पीड टेस्ट आप देते हैं और लिस्ट देखते हैं कि मथुरा में, दिल्ली में, मुंबई में, कोलकाता में कौन टॉप कर रहा है, तो एनर्जी और इंथुसियाज्म में जो एक्चुअल में आता है ना, तो कंपटीशन उससे निकलता है। तो स्पीड टेस्ट का रोल देने में तो हो ही गया, लेकिन उसके रिजल्ट को जब देखते हैं तो वो स्पीड कई गुना बढ़ जाती है। तो ये रिजल्ट का एनालिसिस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन तभी हो पाएगा जब स्पीड टेस्ट आप देंगे और सीरियसली देंगे। आप किसी भी स्पीड टेस्ट को स्पीड टेस्ट मत मानिए, हर बार मानिए एक नया एग्जाम देते जाए। करेक्ट सोच चेंज हो जाए।
सर एक सवाल और, चूंकि रीजनिंग से आपका संबंध बहुत गहरा है और रीजनिंग सब्जेक्ट में बहुत सारे सवाल हैं बच्चों के, चूंकि प्रीलिम्स में आपका रीजनिंग आता है, तो क्या योगदान है इसका रीजनिंग का ओवरऑल? अगर मैं बोलूं सिलेक्शन में ही बोल देता हूं, क्योंकि हम कई बार बच्चे बोलते हैं कि रीजनिंग में हमें कट ऑफ क्लियर करना है या फिर हमें रीजनिंग को एक स्कोरिंग सब्जेक्ट के रूप में लेके चलना है। प्रीलिम्स में हुआ या फिर मेंस में हुआ, रीजनिंग को लेकर हमारे अप्रोचेस किस तरीके से होने चाहिए, प्रीलिम्स की तैयारी कैसे अलग होगी और मेंस की तैयारी क्या अलग करनी है, दोनों के लेवल में क्या फर्क है। मैंने कई सारे सवाल आपको पूछ दिए, लेकिन वन बाय वन मैं आपसे सबसे पहले यही बोलूंगा कि रीजनिंग के महत्व के बारे में या रीजनिंग को हमें कैसे लेना चाहिए ओवरऑल एग्जाम, क्योंकि एक सब्जेक्ट है, एक पोल है उसका एग्जाम का, तो ये बाकी पूरे एग्जाम को बनाएगा कैसे, उस पर बात करते हैं। देखिए, जहाँ तक बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग का योगदान 100% है जी, हर एग्जाम के लिए। आरआरबी की बात करते हो सकता है राघवेंद्र सर को थोड़ा लगे भी कि 50% की बात होनी चाहिए सर, एक मैथ्स भी आता है, मैथ्स में भी हिंदी भी आता रीजनिंग है, मैं खुद ये एक्सेप्ट करूंगा और बिल्कुल सही है। रीजनिंग हर लैंग्वेज में रिक्वायर्ड है, तो सिर्फ इसलिए नहीं, 100% आपने बिल्कुल सही कहा है। इसीलिए हमने बोला 100%। जहाँ रीजन है वहाँ रीजनिंग है। बस अगर दिमाग है जी, तो रीजनिंग चल रही है, चाहे किसी भी रूप में चल रही है, करेक्ट, उसको सही डायरेक्शन देना वही एक रीजनिंग का पार्ट है। और जहां तक टॉपिक की बात की जाती है, इसमें टॉपिक लिए जाते हैं ताकि आप ब्रशअप कर पाए, ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग, डायरेक्शन, पजल, सीटिंग अरेंजमेंट, बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं। इससे क्या होता है, हर बार नया लगता है कि यार सीटिंग अरेंजमेंट में नया क्वेश्चन आया, चलो हम अप्रोच करते हैं। ये इंटरेस्ट के साथ अप्रोच हो जाता है, यानी कोई भी कैंडिडेट जो फर्स्ट डे भी ज्वाइन करेगा, उसको पता है रीजनिंग उसकी वीक नहीं है, क्योंकि उसको मजा आने लगता है। बचपन से लेकर आज तक हम सभी लोगों ने पजल लगाई है, पहेली लगाई है, मैजिक स्क्वायर को यूज़ किया है, अलग अलग तरीके की पहेलियों, इसमें डायरेक्शन को चेंज करना बचपन से लेकर आज तक कर रहे हैं, तो इसमें कोई नयापन नहीं लगता है। सबको लगता है रीजनिंग वीक नहीं है, लेकिन रीजनिंग बहुत खलाती है। अगर आपने थोड़ी सी असावधानी करी तो रीजनिंग परेशानी में डाल सकती है। बस वो सब कुछ डिपेंड करता है प्रैक्टिस के ऊपर, इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है हर एक व्यक्ति का। हाँ। लेकिन इंटरेस्ट के साथ साथ आपकी एक्यूरेसी और पढ़ाई का जो तरीका है, सिस्टमेटिक तरीका है, तो रीजनिंग का इंपॉर्टेंट रोल केवल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें, हाँ, तो बहुत बड़ा है। और इसके अलावा रीजनिंग आपकी डेली लाइफ से रिलेटेड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी रीजनिंग सही है, यानी रीजन देने की शक्ति आपके पास स्ट्रांग है, तो ये जो आप सारे टॉपिक पढ़ेंगे, चाहे प्री की तैयारी करें, लेवल आसान होता है क्वेश्चन का, लेकिन मेंस की तैयारी करेंगे थोड़ा सा लेवल बढ़ जाता है। लेकिन मजा जब आने लगती है तो फिर दिखाई नहीं देता कौन सा क्वेश्चन। सर, तो अगर मेंस का लेवल अप हो जाता है तो क्या मतलब जो प्रिपरेशन है वो मेंस लेवल की पहले स्टार्ट करें? जैसे सबने बोला कि समय उसमें बहुत कम गैप होता है, प्रीलिम्स रिजल्ट और उसके बाद। देखिए, हम आपको बताएं, इसमें होता है एक्चुअल में ये है कि जो पेपर का स्टैंडर्ड होता है, प्री लेवल की बात करें ना, बहुत आसान होता है। प्रैक्टिस हमारी आसान हम कर रहे हैं, तभी आसान लग रहा है जब हमने काम अच्छा किया है। हाँ। यानी कठिन पे काम कर चुके हैं हम। और कोई भी व्यक्ति जब तैयारी करता है तो पहले ही नहीं सोचता है बिल्कुल लेवल 0 शुरू करें। हाँ। वो देखता है पेपर आया, क्वेश्चंस आया, देख रहे हैं कि हाँ ये पजल है, कुछ लेवल धीरे धीरे डिफिकल्टी लेवल बढ़ते जाते हैं, वेरिएशन बढ़ जाएगा तो अपने आप में बढ़ सकता है। ये तरीका होता है। तो इसमें कोई रीजनिंग का रोल हर जगह पर है, और इम्पोर्टेंट ये है कि आपको अपना सब्जेक्ट ना मानते हुए, हमारी डेली लाइफ है, इससे रिलेट करके अप्रोच करेंगे तो और आसान लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल सर आपसे सवाल है, चूंकि मैथ्स से रिलेटेड है ये क्वेश्चन। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका हो सकता है 10th के बाद मैथ्स उन्होंने छोड़ दी हो, या उसके बाद मैथ्स नहीं रही, 12th के बाद मैथ्स नहीं रही, तो एक मैथ्स को लेकर पहले से ही एक दिमाग में चल रहा होता है, चूंकि जब आता है कि पेपर में मैथ्स भी आना है, तो वो दिमाग में एक साइकोलॉजिकली चल रहा होता है कि यार मैंने 10th में मैथ्स, उसके बाद मैंने छोड़ दी, तो अब मैथ्स का क्या करेंगे, या 12th के बाद मुझे मैथ्स में नहीं मिली। 12th तक तो चलो ठीक है, 12th हो गया तो उसमें काफी कुछ उन्होंने देख लिया। मैथ्स की तैयारी को लेकर अब जिन्होंने 10th तक ही केवल मैथ्स पढ़ी है, उनके लिए आपकी तरफ से क्या सुझाव होगा कि इसकी तैयारी कैसे करें, मैथ्स पूरे पेपर को कैसे अप्रोच करें, क्या डरना चाहिए, क्या चीजें ध्यान रखनी चाहिए, बताएं सर। पहला पॉइंट तो यही है कि अगर 10th तक मैथ्स पढ़ी है या इवन 8th तक भी पढ़ी है जी, तो बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जरूरत वहीं तक है। बस याद रखना यह जरूरी है कि जब पढ़ी थी तो ढंग से पढ़ी थी। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और सबसे अच्छी चीज यह है कि जिनकी मैथ्स बहुत अच्छी है जी, जो ये मानते हैं, खासतौर से अच्छी का शब्द थोड़ा मैं गलत यूज कर रहा हूं, मैं ये मानता हूं कि जो मानते हैं कि मेरी मैथ्स बहुत अच्छी है, उनको मैंने अक्सर असफल होते देखा है। रीजन ये है कि कहीं मेरा मतलब आप गलत ना निकाल लें, मेरा सेंस ओवर कॉन्फिडेंस से है।
अक्सर मैंने देखा जो मैथ साइड के बच्चे होते हैं उनको मैंने देखा है, खासतौर से बायो ग्रुप के बच्चों के साथ जरूर वो बात करते हैं, अरे मैं तो मैथ साइड का हूं, तो एक तरीके से साइकोलॉजिकल दबाव बनाते हैं बायो वाले के ऊपर। लेकिन उन्हें शायद ये अंदाजा नहीं है कि यही दबाव उनके लिए नुकसानदेह है, क्योंकि इससे वो ओवर कॉन्फिडेंस डेवलप करते हैं अपने अंदर, और दूसरा बायो वाले के ऊपर एक प्रेशर डेवलप करते हैं जिसकी वजह से वो ज्यादा फोकस करने लगता है। और यकीन मानिए पूरे मैथ्स के पेपर में एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होता है जो आपको ना आता हो। फर्क केवल एक होता है कि उस समय में जो एक बंधा हुआ टाइम है उसमें आप कितनी तेज रिस्पॉन्स करते हैं, वो रोल प्ले करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं लेता हूं, सर ने बात रीजनिंग की थी, तो रीजनिंग कैसे इंपॉर्टेंट है ये मैं एक सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूं, उससे ज्यादा उसका कोई सेंस नहीं है। कि जैसे आप इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस करते हैं, इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस में एक इक्वेशन है जिसके दोनों रूट्स निगेटिव आ रहे हैं क्योंकि उसके सारे साइन प्लस में है इक्वेशन के अंदर, और एक दूसरी इक्वेशन है जिसमें जो लीनियर वेरिएबल है उसका साइन नेगेटिव है, यानी कि उसके सारे रूट्स पॉजिटिव आ रहे हैं। ठीक है। तो अब मुझे बताइए यहां कहां जरूरत है आपको मैथ्स जानने की? रीजनिंग से काम हो गया ना, क्योंकि एक के सारे रूट्स नेगेटिव हैं और एक के सारे रूट्स पॉजिटिव हैं। व्हाट एवर द नंबर, क्या फर्क पड़ता है? हर पॉजिटिव छोटा से छोटा नंबर हर बड़े से बड़े नेगेटिव नंबर से बड़ा होगा। तो सिंपल सा लॉजिक लगेगा कि आपका एक इक्वेशन जो पॉजिटिव आंसर दे रहा है वो बड़ा होगा रूट्स में, और जो नेगेटिव दे रहा है वो, तो यहां मैथ्स इन्वॉल्व नहीं हुई, क्या इन्वॉल्व हो गया? रीजनिंग इन्वॉल्व हो गई। ऐसे ही इसका दूसरा पार्ट आता है, अगर कांस्टेंट नेगेटिव है तो मुझे कभी भी उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कांस्टेंट नेगेटिव हमें क्या बताता है कि एक रूट पॉजिटिव आएगा, एक नेगेटिव आएगा, और जब हम दूसरे से कंपेयर करेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव के साथ तो कभी भी रिलेशनशिप डेवलप ही नहीं होगा। तो क्या हुआ, मैथ्स जानना अलग चीज है और उसको रीजनिंग के साथ अप्रोच में लाना अलग चीज है। करेक्ट। तो हमें ये सीख, जैसे एक बच्चा अक्सर, मैं ये क्वेश्चन अपनी तरफ से ले रहा हूं, बच्चा अक्सर ये पूछता है कि सर जैसे आरआरबी के मैं प्री की बात करूं तो 80 क्वेश्चंस मुझे 45 मिनट्स में करने हैं, तो ऑन एवरेज अगर देखें तो 30 सेकंड से थोड़ा सा ज्यादा, यानी 32 सेकंड का टाइम लगभग मुझे एक क्वेश्चन पर मिल रहा है। लेकिन मैं बच्चों से कभी ये नहीं कहता कि आपके पास 32 सेकंड एक क्वेश्चन के लिए, आपके पास ना आने वाले 10 क्वेश्चंस के लिए 15 मिनट है। जिन क्वेश्चंस को आप नहीं कर पा रहे हैं उन क्वेश्चंस को करने के लिए आपके पास 15 मिनट है। क्यों? क्योंकि हर वो क्वेश्चन जो आपको आता है, आज अगर सही अप्रोच आप लगाओ तो जैसे ऑफिसर कैडर में आप जाओगे तो इनइक्वालिटी के 5 क्वेश्चंस करने में 15 सेकंड का टाइम चाहिए, सिर्फ 15 सेकंड का। बहुत कैलकुलेटिव कभी आ जाए तो बात अलग है। आरआरबी में जो आएगा 15 से 20 सेकंड्स के अंदर आप उसे कंप्लीट, 5 क्वेश्चन अगर 15 सेकंड या 20 सेकंड में आप कर ले रहे हो, इसका मतलब 5-5 सेकंड आप एक क्वेश्चन पर दे रहे हो। तो आपने अगर 5-5 क्वेश्चन 20-20 सेकंड बचा लिए हर क्वेश्चन पर, तो 5 क्वेश्चन में आपने 100 सेकंड बचाए होंगे। ये 100 सेकंड आप यूज ही तो करोगे। तो हर हालत में आपके पास आने वाले जो बाद वाले क्वेश्चंस हैं उनके लिए आपके पास एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा। आपको ये समझना पड़ेगा, लेकिन इसके लिए, और ये समझने के लिए फिर बार बार हम लोग ये बोलेंगे कि आपको मॉक लगाना पड़ेगा, आपको स्पीड टेस्ट देना पड़ेगा, ताकि आप ये आइडिया ले पाओ कि कहां आप क्वेश्चंस तेज कर पा रहे हैं और कहां पर आपको क्वेश्चंस में टाइम ज्यादा लगेगा। तो घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे डीआई की बात करें, डीआई में अक्सर पहला क्वेश्चन करने में बहुत समय लगता है। हो सकता है आपको पहला क्वेश्चन करने में 1.5 मिनट लग जाए, लेकिन उससे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस में से जो 4 क्वेश्चंस हैं वो फिर नेक्स्ट 1 मिनट के अंदर कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये डरने की एक साइकोलॉजिकल जीत है ये, और कुछ नहीं, एक फाइट है जिससे आपको बचना होगा। और अगर हो भी रहा है आपके अंदर इस तरह का द्वंद, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि नहीं, मैं ये कर सकता हूं, बस। करेक्ट सर। तो मैथ्स के लिए सर ने जैसे आपको बताया कि अच्छा सर, एक सवाल और मेरे दिमाग में है, मैं एज ए स्टूडेंट भी आपसे पूछ रहा हूँ, वैदिक मैथ्स का जो इम्पोर्टेंस है प्रिपरेशन में, वो क्या है? और क्या टेबल्स याद करने बिल्कुल जरूरी है प्राइमरी लेवल पे जब आप प्रिपरेशन करते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये मेरे हिसाब से जी। याद करने की कोई भी विधा आपकी, अगर आपकी याददाश्त पावर अच्छी है तो आप किसी भी एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। जहां पर खासतौर से ऐसा देखा जाता है कि प्रीवियस ईयर के पेपर से मिलता जुलता क्वेश्चन आता है, एक ही तमाम तरीके के क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं, जहां पर R&D नहीं इन्वॉल्व है बहुत ज्यादा। अगर मुझे, जैसा कि
इन एग्जाम्स में होता है। हाँ। अगर आप प्रीवियस ईयर के बहुत सारे पेपर लगा ले, एक सेट तो पैटर्न एक पे। सेट पैटर्न है, उसी पर क्वेश्चन पूछे, तो अगर आपको याद हो जाए चीजें करेक्ट। तो इसका कोई तोड़ नहीं है। और आपको ये लॉजिकली मैं बता दूं, जैसे जो बच्चे पहले से पढ़ रहे हैं उन्होंने देखा होगा कि कुछ क्वेश्चन जब उनके सामने आते हैं, चाहे वो टाइम एंड वर्क के हों, चाहे वो टाइम एंड स्पीड के हों, चाहे बोट स्ट्रीम के हों, किसी भी चैप्टर के हों, जिनका पैटर्न आपको याद है वो ऐसे लगता है जैसे ये तो बहुत आसान है, ये क्वेश्चन क्यों पूछ लिया। करेक्ट। और जिन पैटर्न का आप याद नहीं कर पाए अभी, वो आपको टफ लगने लगते हैं। तो टफ और इजी में यही डिफरेंस है। अगर पैटर्न मुझे याद है तो वो आसान है, और पैटर्न मुझे नहीं याद है तो वो टफ है, बस इसके अलावा कुछ नहीं है। तो आप याद करने की कोशिश कर लिए, इतना प्रैक्टिस कर डालिए, इतने ज्यादा क्वेश्चंस को गुजार दीजिए अपने सामने से कि रट जाए। तो बिल्कुल ऐसा हो जाए कि ये हाँ, तो आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। नंबर्स बदल रहे होंगे शायद, उसके अलावा लैंग्वेज वही होगी जो आपने शायद याद करेंगे, अचानक याद करेंगे कि एक ट्रेन इधर से चली थी, एक ट्रेन उधर से चली थी, दोनों एक जगह मिलते हैं, फिर एक समय के बाद वो पहले वाले स्थान पर दूसरा दूसरे वाले स्थान पर पहुंचता है, तो आपको एकदम याद आता है, कौन जाता है दिमाग में, अच्छा यहाँ फार्मूला लगेगा S1/S2 = अंडर रूट। इनफैक्ट इतना याद करने की जरूरत भी नहीं, सबकॉन्शियस माइंड अपने आप कर देता है, सब कर देता है वो। ठीक, ये वैसे ही है जैसे आप साइकिल चलाना सीखते हो। हाँ, साइकिल चलाना सीखते हो, जब आप पहली बार साइकिल चलाते हो तो आप पैडल देखते हो तो हैंडल छूट जाता है, हैंडल देखते हो तो पैडल छूट जाता है, लेकिन जब आप प्रैक्टिस में आ जाते हो तो दोनों चीजें आसानी से हो जाती है। सर एक और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, और ये सर बहुत जनरली सभी बच्चों को है कि स्पीड और एक्यूरेसी, या दोनों प्रीलिम्स के लिए क्या है ये, और ये मेंस के लिए क्या है, एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप अगर ऑब्जर्व करें तो पेपर में बहुत ड्रास्टिक चेंज है। मतलब समय फ्रेम अगर हम डिवाइड करें तो आप कह सकते हैं कि 4-5 साल के दौरान अच्छे खासे चेंजेस एग्जाम्स में देखने को मिले। अभी के समय के हिसाब से सर आपको क्या लगता है, स्पीड या फिर एक्यूरेसी या फिर दोनों, प्रीलिम्स को प्रोस्पेक्ट में लेते हुए और मेंस को? सर देखिए, जहाँ तक बात करते हैं आरआरबी की स्पेशली अगर हम बात कर रहे हैं, तो आपको भी पता है इसका पेपर का स्टैंडर्ड थोड़ा आसान होता है। हाँ। पेपर का स्टैंडर्ड आसान होने का मतलब है कि आपको यहाँ पर स्पीड और एक्यूरेसी की दोनों की रिक्वायरमेंट होगी। क्योंकि स्पीड का मतलब ये हुआ कि अगर आपको 45 मिनट्स में 80 क्वेश्चन करने हैं तो बट ऑब्वियस है कि आपको स्पीड से काम करना पड़ेगा जी। लेकिन कट ऑफ को भी क्लियर करना है। हाँ। इसके लिए एक्यूरेसी भी स्ट्रांग होनी चाहिए। तो ऐसी सिचुएशन में जब भी हम यहाँ पर एक्यूरेसी और स्पीड की बात करेंगे तो पहले तो हमारा क्या काम होना चाहिए कि जो भी शुरुआती स्टेज में तैयारी करते हैं तो एक्यूरेसी यानी जो क्वेश्चन हम करें वो 100% एक्यूरेट हो, इसका प्रयास करें पहले। उसके बाद स्पीड की बात करें। लेकिन हमारा ये फिर भी मानना है कि दोनों चीज़ों का साथ में होना बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेशली आरआरबी प्री की बात करें, मेंस के लिए थोड़ा रिलैक्सेशन हो जाता है क्योंकि पेपर जब स्टैंडर्ड बढ़ता है तो वहां पर एक्यूरेसी तो हमेशा मैटर करेगी। हाँ। स्पीड क्या है, क्योंकि डिफॉल्ट डाउन हो जाएगी। नहीं, डिफॉल्ट होगी, लेकिन आपको कोशिश ये करनी है क्योंकि ये एक तरीके से रीजनल यहाँ पर है, कंपटीशन भी बहुत होता है। एक एक पॉइंट 0.001 पे भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मेरिट में लोग आ जाते हैं। तो एक्यूरेसी तो हमें पहले दिन से सोचना है कि जो हमें आता है वो 100% आंसर होना चाहिए। जो सिली मिस्टेक होती है स्पीड की वजह से वो प्रैक्टिस से दूर होगी, क्योंकि स्पीड आप बढ़ाते रहेंगे और स्पीड पे यही तो कमांड करना है। स्पीड टेस्ट क्यों कह रहे हैं बार बार हम लोग, स्पीड टेस्ट रेगुलर रूटीन में देंगे तो आपको पता है जो क्वेश्चन आप आराम से बैठ के करते हैं 100% सॉल्व होता है। और जहां स्पीड बढ़ाते हैं एक्सीडेंट कब होता है, जब स्पीड हमने 4th गियर लगाया, 5th गियर लगाया, एक्सीलेटर को तेज किया, स्किड होने की संभावनाएं बढ़ गई, सामने मोड़ में एकदम से कोई आ गया, लड़ने की संभावना। यही सब बचाते बचाते आप यहाँ से कानपुर और कई लोग फिर दिल्ली और कई लोग तो मोटरसाइकिल से, बुलेट से पूरे इंडिया का भ्रमण करते हैं और बल्कि उसके बाहर भी जाते हैं। तो ये कब हुआ, पहले उन्होंने स्कूटर को बैठ के चलाना सीखा, गिरे ना। जब गिरने की कला इनके पास आगे गिरेंगे नहीं तो उन्होंने स्पीड को धीरे धीरे बढ़ाना शुरू किया। बिल्कुल, स्पीड के चक्कर में एक्यूरेसी कॉम्प्रोमाइज नहीं करनी चाहिए, अल्टीमेट जो पॉइंट सर का है। और सर ने बहुत अच्छी बात बोली कि आप एक्यूरेसी से ही स्टार्ट करेंगे, फिर आप स्पीड के साथ एक्यूरेसी मेंटेन करने की कोशिश करेंगे। तो बॉटम ऑफ द लाइन यही है कि आपको स्पीड तो करनी है, एक्यूरेसी लेकिन कहीं से नहीं छोड़ सकते हैं। सर अगला सवाल राघवेंद्र सर आपसे है कि अगर हमें स्पीड, जो जैसे सर ने कहा कि स्पीड इंप्रूव करना है, मैथ्स को लेकर पर्टिकुलरली अगर हम बात करें कि स्पीड मेंटेन करें, क्योंकि मैथ्स में कई जगहों पे जैसे आपने कहा सेट पैटर्न के क्वेश्चंस हो गए तो वो आपको याद हो गए, बहुत अच्छी बात है। आज के समय में किसी को बोलो कि मैं कोई क्वेश्चन याद कर ले रहा हूँ,
मे भी उसको बहुत ऑड लगेगा या दूसरे लोग उसका मजाक बनाएंगे, लेकिन आपने बहुत अच्छी बात बोली कि याद हो जाए तो उससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता है। लेकिन जो क्वेश्चंस ट्रिकी हैं उनको कैसे हैंडल करेंगे और स्पीड उनमें हम कैसे लेके आए, या जो हमें नहीं आता है, जो अगर हम किसी बच्चे की मैथ्स में स्पीड ऑलरेडी कम है तो वो क्या करे जिससे उसकी स्पीड जो है वो बढ़ जाए, क्या वो की पॉइंट हो सकता है जहां से स्पीड आ सकती है? किसी भी, ये मैथ्स की बात नहीं है, आपके जीवन में भी जी जिस भी एरिया में आप अपनी स्पीड बढ़ाना चाहेंगे उसमें एक ही चीज आपको सपोर्ट करती है, वो है प्रैक्टिस। जी तो यहाँ प्रैक्टिस का मतलब है स्पीड टेस्ट को बार बार लगाना, या पर्टिकुलर किसी चैप्टर में मुझे प्रॉब्लम है तो उस चैप्टर के क्वेश्चंस को बार बार लगाना। जी इसका कोई अल्टरनेट नहीं है। तो ये क्वेश्चन आप मुझसे जितनी बार पूछेंगे उतनी बार मैं यही कहूंगा कि प्रैक्टिस। प्रैक्टिस का फॉर्मेट अलग अलग हो सकता है। मैं किसी पर्टिकुलर चैप्टर पर जा सकता हूं, मैं पूरे के पूरे स्पीड टेस्ट पर जा सकता हूं। मेरा पर्सनल सजेशन ये रहेगा, बहुत दिनों के को देखने के बाद, बहुत लोगों से बात करने के बाद, कि आप पूरे टेस्ट पर जरूर जाइए, उसको आपको नहीं छोड़ना है। ऐसा मत सोचिए कि आज मैंने एडमिशन लिया है या मैंने आज से प्रिपरेशन स्टार्ट की है और अभी स्पीड टेस्ट देने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि मेरे नंबर्स नहीं आएंगे। करेक्ट। नो डाउट वो नहीं आएंगे, इसलिए क्योंकि आप अभी उस लेवल पे नहीं हो। तो जो नंबर नहीं आएंगे उनसे डरने की जरूरत नहीं है। नहीं आएंगे ना आए, लेकिन जब ये नंबर्स नहीं आएंगे और आप अपने आप को एवेल्युएट करोगे तो आप पाओगे कि आपके ये नंबर्स बढ़ सकते थे जी, यहाँ वो प्रॉब्लम्स थी। यानी आपने उन क्वेश्चंस को जब किया तो आपको आपकी प्रॉब्लम पता लगी, तो आप उन पर वर्कआउट कर पाओगे। करेक्ट। अगर थोड़ी देर के लिए मान लें कि आप ये नहीं कर पाते तो आप ये नहीं जान पाते कि आपको वर्कआउट करना कहाँ है। और जब आप ढेर सारे क्वेश्चन से मुलाकात करते हैं ना, तो आपको ये भी पता लग जाता है कि मुझे किन चैप्टर्स पर ज्यादा फोकस करना है। अननेसेसरी का आप पूरा सिलेबस इक्वल पढ़ो, इससे बहुत अच्छा है कि उन क्वेश्चंस को, उन पॉइंट्स को ज्यादा रिवाइज करिए जिनकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। करेक्ट। जिनके क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जाते हैं। तो मेरा बार बार सजेशन यही रहेगा, और कैलकुलेशन का कोई अल्टरनेट है नहीं यहाँ, वो तेज करना पड़ेगा। ये तेज करना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए ठीक है, कोई बात नहीं, आप रात में बेड पर लेटे हैं तो लेटे लेटे भी कुछ नंबर्स आप सोच सकते हो। नंबर्स के साथ खेल। हाँ, नंबर्स के साथ खेलना पड़ेगा आपको। थोड़ा सा ये मानना पड़ेगा कि अभी मैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहा हूं, दुनिया मेरे बारे में क्या सोच रही है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। करेक्ट करेक्ट। तो मुझे अनफॉर्चुनेट है खैर उन बच्चों के साथ, क्योंकि आपको कुछ समय के लिए आजकल व्हाट्सएप है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ये भी हमारी समस्या बने हुए हैं। तो इनको थोड़ा सा अवॉइड कीजिए। इनका यूज अगर करना भी है तो अपने फ्रेंड्स के साथ उस चैट में लीजिए जहां पर वो आपकी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करे। फ्रेंडशिप भी ऐसी करिए जो उसी से, इस सॉर्ट ऑफ टाइम के लिए आप फ्रेंडशिप ऐसी करिए जो उसी एग्जाम में आपके साथ बैठे हों। करेक्ट। और अगर थोड़ा और मैनिपुलेट कर पाए फ्रेंडशिप को, वैसे फ्रेंडशिप मैनिपुलेट होती नहीं है, लेकिन फिर भी अगर मैनिपुलेट कर पाए, तो अगर आपकी मैथ्स स्ट्रांग है और रीजनिंग कमजोर है तो आप ऐसा फ्रेंड खोजो जिसकी रीजनिंग स्ट्रांग हो। एग्जैक्टली, मैथ्स दीजिए, रीजनिंग लीजिए। बिल्कुल, ये लेन देन का है। अगर ऐसा कर पाए तो बहुत अच्छा होगा। सारी चीजें अपने आप ऑन द वे आ जाएंगी, ट्रैक पे आ जाएंगी, अगर आप उनके साथ लगातार समय बिताएंगे। सर एक सवाल आपसे मैथ्स को लेकर ही और पूछेंगे। सर आपके लिए भी मेरे पास बहुत अच्छा सा सवाल है। सर एक सवाल है कि बेसिक्स और शॉर्ट ट्रिक, बच्चा जो है वो आज के समय में इतना फास्ट है होने की कोशिश कर रहा है कि वो सिर्फ शॉर्ट ट्रिक देख रहा है। तो क्या शॉर्ट ट्रिक ही सही है या बेसिक्स करने के बाद शॉर्ट ट्रिक सही है, और या फिर दोनों सही है, बेसिक्स करने के बाद शॉर्ट ट्रिक करिए और एक अपनी अप्रोच डेवलप करिए? ठीक है, इसका बहुत सीधा सवाल जवाब दूंगा मैं, बहुत ज्यादा इधर उधर बात नहीं करूंगा। अगर आप सिर्फ शॉर्ट ट्रिक्स के भरोसे रहेंगे तो आप सक्सेस नहीं पाएंगे। रीजन बहुत सिंपल है कि शॉर्ट ट्रिक्स मुझे समझ में ही तब आएगी जब उसके पीछे का कॉन्सेप्ट मुझे क्लियर हो। ये ठीक वैसा है जैसे एक पिक्चर जिसका बैकग्राउंड स्टोरी आपको बैकग्राउंड स्टोरी अगर वहां इन्वॉल्व, मान लीजिए किसी फिल्म का दूसरा वर्जन बन रहा है और
पहला वर्जन, बाहुबली की बात कर लें, करेक्ट सर, बाहुबली 2 आप तब समझ पाओगे जब आप बाहुबली 1 देख चुके होगे। करेक्ट। तो ये कुछ वैसा ही है कि शॉर्ट ट्रिक्स को अगर बाहुबली 2 मानते हैं आप, तो जो उसका बेस है हाँ, वो उसका बाहुबली 1 है। हाँ, तो आपको आसानी से समझने के लिए उसको जानना पड़ेगा, किसी को समझाने के लिए उसको जानना पड़ेगा, और शॉर्ट ट्रिक्स हेल्प भी तभी करेगा आपकी। अदरवाइज आपको फिर हर चीज रटनी पड़ेगी हाँ। और हर चीज याद नहीं की जाए। याद करने का वही तरीका होता है, याद करने का सबसे अच्छा तरीका होता है प्रैक्टिस, कि आप उस क्वेश्चन को इतनी बार कर दो कि आपके मसल्स को याद हो जाए। जैसे आप कोई काम करते हो, स्पोर्ट्स तो में भी जो होता है, काम मसल मेमोरी हो गया, मसल्स मेमोरी होती है, ये एक टर्मिनोलॉजी यूज होती है, मसल्स मेमोरी। तो ऐसे ही राइटिंग में भी होती है मसल्स मेमोरी। जिन लोगों की लिखने की आदत नहीं है ना, वो बहुत कम सक्सेस होते हुए देखेंगे आप। बिल्कुल सही। अगर आप में सक्सेस बनना चाहते हो तो आज से ये बात मेरी ध्यान रख लो कि आपको लिखना आना चाहिए। धीमे धीमे आएगा, बट अगर आप कंटिन्यूअसली लिखते हो तो आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। करेक्ट सर। तो आपको बेस आपका क्लियर हो, शॉर्ट ट्रिक तलाश करिए, फ्लेक्सिबिलिटी अपने आप बढ़ जाएगी इम्प्लीमेंटेशन में, और जिस दिन फ्लेक्सिबिलिटी आपके इम्प्लीमेंटेशन में आ गई, आपकी अपनी एक खुद की अप्रोच डेवलप हो जाएगी जो दूसरों को हो सकता है नहीं बताई जा सकती हो, बिल्कुल। लेकिन वो होगी बड़ी। जोड़ना चाहूंगा सर, आपको रोक रहा हूं थोड़ी देर के लिए। मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी ये पॉइंट रेज किया था। अगर आपके दोनों चीजें क्लियर हैं, मान लो मुझे सिर्फ शॉर्ट ट्रिक्स आती है, मे भी मैं कहीं अटक गया, तो मैं पूरी तरह वहीं पर रुक जाऊंगा, मेरा वहीं रुक, मतलब आगे मैं क्वेश्चंस में बढ़ ही नहीं पाऊंगा। लेकिन अगर मुझे शॉर्ट ट्रिक्स और बेसिक्स दोनों क्लियर हैं, तो मान लो मैंने शॉर्ट ट्रिक्स से समय बचा रखा है ना, तो मैं बेसिक्स से जाकर क्वेश्चंस को सॉल्व करके निकल जाऊंगा। करेक्ट, फंसेंगे नहीं। सर लंबा इंतजार हुआ, आपके लिए बहुत अच्छा सा सवाल है। पजल्स को लेकर ये क्वेश्चन है। रीजनिंग सब्जेक्ट में आपको पता होगा कि आज के समय में जो, अगर मैं डायरेक्शन डिस्टेंस की भी बात करूं तो वो उसको जो प्रारूप दे रहा है एग्जामिनर, वो पजल का दे रहा है। हर एक चीज को वो पजल के फॉर्मेट में, अगर समय के साथ देखें तो चीजें बदलती जा रही हैं रीजनिंग में। पजल को लेकर क्या तरीका होना चाहिए, चूंकि हर बार एक नया क्वेश्चन होगा, हर बार सब कुछ नया होगा, तो इसको इंप्रूव, चूंकि यही डिसाइड भी करता है रीजनिंग सब्जेक्ट को कि अगर आप पजल अच्छा कर पा रहे तो आप बेहतर एग्जाम कर पाएंगे। तो क्या अप्रोच होनी चाहिए उसको लेकर, और उसकी तैयारी के लिए क्या लाइन आप देंगे कि ऐसे करो जिससे पजल आपकी इंप्रूव हो जाए? देखिए, आज के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख रहे होंगे, जो भी रीजनिंग का पेपर आता है जी, उसमें मोर देन 40% आसपास 40 से 50 के अराउंड पोर्शन जो आता है वो पजल के रूप में। करेक्ट सर। उसके पीछे लॉजिक भी है, क्योंकि सिंगल लाइनर क्वेश्चन जितने भी होते हैं उनका एक सेचुरेशन आ जाता है। वो सभी को पता है कि हम इस तरह फार्मूले लगा देंगे, ये क्वेश्चन रैंकिंग का है, इस तरीके से निकाल लेंगे। तो लोगों को लगा, जो भी एग्जामिनर बॉडी है उसने सोचा कि अगर हम ऐसा पेपर बनाएंगे जिससे पुराने लोगों को फायदा मिलेगा तो नए को एज कैसे मिलेगी। तो सभी लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे खड़ा कर दिया पजल के माध्यम से, कोडिंग डिकोडिंग के माध्यम से। नया वर्जन है, सिस्टम है, सामने दिखाई देगा, अप्रोच करने का तरीका होगा। पजल आपके पास जो भी स्टेट, जिस तरीके से पजल्स आती हैं, वैरायटी अलग अलग डिफरेंट टाइप की होती है। सबसे आसान तरीका पजल को क्या है, जितने कम वेरिएशन उतनी पजल आसान, जितने ज्यादा वेरिएशन उतनी पजल मुश्किल, यही डिफरेंस होता है। अब पजल की बात करें तो आप जिस टॉपिक का नाम पजल, जैसे हम लोग कई बार बोलते हैं अपनी भाषा में, हम पजल्ड हो गया। पजल का मतलब क्या होता है, कंफ्यूजन हो। जब हम किसी एक कैंडिडेट की टेस्टिंग कर रहे हैं पजल के माध्यम से, तो वो हमें ब्राइट कैंडिडेट दिखाई देगा। अब पजल को सॉल्व करने का तरीका क्या है, बचपन से लेकर आज तक आप पजल सॉल्व कर रहे हैं। आज हम पेपर में पढ़ रहे हैं, अलग बात है, लेकिन इसको गेम्स की तरह लेना है। हमें एक्साइटमेंट होना चाहिए जब भी हम पजल सॉल्व करें, तो लगना चाहिए कि आज कोई एक्साइटमेंट है, आज ये पजल सॉल्व करेंगे और सबसे पहले सॉल्व करेंगे और एक्यूरेसी के साथ सॉल्व करेंगे। पहला टारगेट ये बनाइए कि जो भी पजल हम लेंगे, हमने पहले भी बताया था, सबसे पहले माइंड का सेटअप सही होना चाहिए। कोई भी एग्जाम देने जा रहे हो, वहां पर हमने आपको बताया था, पजल के लिए जब भी एंट्री करते हैं तो ये हमारा एक बिलीफ होना चाहिए हमारे अंदर कि हम इस पजल को सॉल्व कर लेंगे। जब तक आप ये सोचेंगे नहीं, डिलेमा की स्थिति में जब जाएंगे ना, तो 100% एक्यूरेसी नहीं आ पाती, क्योंकि आप डर रहे होते हैं पहले से ही कि यार पता नहीं सॉल्व होगी कि नहीं होगी। जब हम शुरुआती ऐसे करेंगे तो 100% तो हो नहीं सकते। जैसे अक्सर लोग इंटरव्यू की बात करते हैं, जब आप इंटरव्यू में यही सोच के शायद मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, तो 50% तो आपने पहले ही मान लिया अपने आप को। तो पहले तो ये अप्रोच होनी चाहिए कि जब भी पजल करेंगे, ये पजल हमको सॉल्व करनी है। और तरीका क्या है, एक बार सॉल्व करेंगे, नहीं आएगा 2 मिनट का गैप लेंगे,
फिर से सॉल्व करेंगे, फिर नहीं आएगा फिर सॉल्व करेंगे। हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ये जाना चाहिए कि पजल हम 100% सॉल्व करते हैं। जब तक ये दिमाग में नहीं होगा, क्योंकि हर बार 40% 50% पोर्शन पजल से रिलेटेड आएगा, आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये होना चाहिए कि जब भी पजल आती है हमसे सॉल्व होती है, जब भी पजल आई सॉल्व हो जाती है। ये बार बार तब आएगा जब इसकी प्रैक्टिस आपकी ऐसी होगी। आज कुछ ऐसे कह सकते हैं कि जैसे कई बार होता है 12th क्लास में हम पहुंच गए, 10th वाला हमने कोई क्वेश्चन नहीं किया, 12th मतलब 10th में हमको नहीं आता था, छोड़ के आगे बढ़ गए 12th क्लास में, और जब छोटा भाई बहन लेके आता है कि भैया ये बता दो, तो वो जो माइंडसेट होता है कि मैं 12th क्लास में हूँ, कई बार वो माइंडसेट सॉल्व करवा देता है क्वेश्चन को। इनफैक्ट वो हम तब नहीं कर पा रहे थे। बिल्कुल, ये बच्चा आप तो माइंडसेट पजल में तो आपने बिल्कुल सही बात बोली कि माइंडसेट बहुत जरूरी है, कॉन्फिडेंस बस। और उसमें वैरायटी आती रहेंगी, कोई इशू नहीं है। आज अरबी लेवल की बात करेंगे, बहुत आसान लेवल पर होंगी, 1 या 2 वेरिएशन होंगे मैक्सिमम, 3 4 5 अगर स्टेटमेंट की बात करेंगे उसके अंदर ही हो जाएगी, थोड़ी वैरायटी होगी, इसको कवर करना है। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करने की शुरुआत कर रहे हैं तो हमेशा पजल को एक्साइटमेंट के रूप में लें। मतलब आज चैलेंज, जैसे हम तो सोचते नहीं आज कोई नई चीज़, जैसे हमारे कई हॉबी है, हमारे क्रिकेट है हमारी हॉबी, तो हम ये बचपन में हम पतंग उड़ाते थे, तो जमघट जब आता था, आप जमघट की बात करते, जब कोई ऐसा, सभी लोग जो देख रहे होंगे उनके यहाँ कोई ऐसा त्यौहार है जब पतंग उड़ाई जाती है, वो किसी भी दिन हो सकती है, मतलब अलग अलग रीजन पे डिपेंड करती है। तो पतंग उड़ाने रात भर सोचते थे जल्दी से सुबह हो जाए, सुबह हो जाए तो हम पतंग सबसे पहले अंधेरे में हमारी पतंग सबसे ऊपर होनी चाहिए। वो जो एक्साइटमेंट हमारा पतंग के लिए है, हमारे क्रिकेट के लिए है, हमारे और म्यूजिक के लिए, वो जो एक्साइटमेंट है ना, क्योंकि हम आपको बताएं पजल के लिए वही एक्साइटमेंट आपके अंदर होना चाहिए। और ये एक्साइटमेंट जीवन में अगर आप बनाएंगे तो आपको हर बार लगेगा कि हम जीवन में कुछ अच्छा कर पाए। तो एक्साइटमेंट पैदा करना, क्योंकि कंपटीशन केवल पढ़ने से नहीं बीट किया जाता, कंपटीशन के लिए आप मजा लेना पड़ेगा। रीजनिंग में मजा लीजिए, इंग्लिश में मजा लेना है आपको। वैसे है बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। बस अरे इंटरेस्टिंग तो वही है। अब जैसे अभी राघवेंद्र सर ने बोला था, आपको याद होगा कि आपका जो माइंड, याददाश्त आपकी तेज हो जाए, याददाश्त तेज करने का कोई कैप्सूल तो है नहीं, याददाश्त तेज करने का कैप्सूल है हमारे पास। रीजनिंग में जो आप पजल सॉल्व करते हैं, ब्लड रिलेशन सॉल्व करते हैं, आप डायरेक्शन सॉल्व करते हैं, कोडिंग डिकोडिंग सॉल्व करते हैं, ये टूल्स हैं आपके ब्रेन को शार्प करने के लिए। और ब्रेन की शार्पनेस बढ़ेगी तो याददाश्त अपने आप हो जाएगी। इसीलिए हमने पहले बोला था कि रीजनिंग की 100% रिक्वायरमेंट है किसी भी एग्जाम के लिए और किसी भी पर्सनैलिटी के लिए। करेक्ट करेक्ट। सर की बात से जो मैं समझ पाया कि एक तो रीजनिंग में जब पजल करने जाते हैं तो उसको लेकर उत्साह होना चाहिए, टेक इट एज अ चैलेंज, और उसको बीट करने वाला जो हिसाब होता है कि नहीं फोड़ के रहेंगे, वो वाला आपके अंदर मादा होना चाहिए। और यदि वो है तो पजल से आप हर बार बाहर निकल जाएंगे उसको सॉल्व करके। और एंजॉय करना बहुत जरूरी है, जैसा सर ने कहा। सर डीआई को लेकर मैथ्स में और डेटा एनालिसिस को लेकर एक बहुत ज़्यादा क्वेरी होती है बच्चे उसको लेकर, और आपने बीच में हिंट भी किया था, क्या अप्रोच होनी चाहिए उसको लेकर? पहला, डीआई को लेकर कोई भी अगर डर है तो उसे निकाल दीजिए। हाँ, क्योंकि डीआई आपके जो सिलेबस के चैप्टर्स हैं वही है जी। फर्क इतना है केवल कि जो परसेंटेज का लैंग्वेज प्रॉब्लम है उसमें से परसेंटेज निकालकर मैंने एक टेबल फॉर्म में रख दिया है, लाइन फॉर्म में रख दिया है, पाई फॉर्म में रख दिया है, या फिर वेन डायग्राम फॉर्म में रख दिया है। ऐसे बहुत सारे टाइप्स पॉसिबल हो सकते हैं जिन फॉर्म में हम उन क्वेश्चंस को आपके सामने रख रहे हैं। तो पहला चीज, डीआई कुछ स्पेशल नहीं है, वो डेटा रखने का एक तरीका है। डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग ये विधा डेवलप हुई है। कुछ चीजें हमें पाई ग्राफ में बहुत आसानी से दिखाई देती हैं, कुछ चीजें हमें वेन डायग्राम में बहुत आसानी से दिखाई देती हैं, तो उनको पढ़ना आना सीखना होगा। तो इसके लिए मेरे पास जो आपके लिए एक अप्रोच है प्राइमरी लेवल पर, अगर जब भी आप शुरुआत कर रहे हैं तो सबसे पहले जितने टाइप के डीआई आपने देखे हैं प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स में, उन सबको आप एक जगह कलेक्ट कर लीजिए। और हर बार जब पाई सामने आएगा तो एक अप्रोच डेवलप होनी चाहिए कि पाई ग्राफ आएगा तो मुझे ऐसे अप्रोच लेकर चलनी है। यानी ठीक वैसा ही है कि जैसे मेरे सामने साइकिल चलाने को आई तो मुझे पता है इसको कैसे चलानी है, मेरे सामने मोटरसाइकिल आई तो मुझे पता है ये कैसे चलानी है, मेरे सामने कार आई तो मुझे पता है कैसे चलानी है। अगर मैंने पहले चलाई हुई है तो मैं चलाना शुरू कर दूंगा, ऐसा नहीं होगा कि वो प्रॉब्लम क्रिएट करे मेरे लिए। ऐसे ही डीआई है, अगर मैंने पहले से ये समझ रखा है कि पाई का ग्राफ दिखाई देगा तो मैं पाई से ऐसे ऐसे चीजों को पिक करूंगा। दो ही फॉर्मेट हो सकते हैं,
या तो वहां परसेंटेज में दिया होगा या फिर डिग्री में दिया होगा। डिग्री का मीनिंग अगर मुझे पहले से पता है तो मुझे कभी कंफ्यूजन नहीं होगा, परसेंटेज में दिया होगा तो मुझे कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। ये प्रॉब्लम उन बच्चों को होती है जो परसेंटेज तो जनरली देखते हैं, अचानक पाई का ग्राफ उनके सामने आ गया है डिग्री फॉर्म में, तो उनके लिए बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाती है कि 360 को हम 100 के इक्वल माने कैसे, या मानने में उनको गड़बड़ होने लगती है। तो एक नई अप्रोच डेवलप करनी पड़ती है उनको, और वो अप्रोच अगर आपको एग्जाम हॉल में डेवलप करनी पड़ रही है तो फिर मुश्किल खड़ी होगी। यही चीज आपको पहले से तैयारी करके रखनी है। वेन डायग्राम आता है तो वेन डायग्राम को कैसे हम केवल या ओनली को कैसे स्टेटमेंट के साथ आउटपुट निकालते हैं, बोथ के लिए कैसे निकालते हैं, ऑल के लिए कैसे निकालते हैं, सम के लिए कैसे निकालते हैं, अगर ये हम पहले से सीख कर बैठे हुए हैं तो हमें कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। पाई ग्राफ में जो दूसरा कॉन्सेप्ट पाई का मतलब वेन डायग्राम में जो दूसरा कॉन्सेप्ट होता है कि पॉजिटिव स्टेटमेंट से निगेटिव स्टेटमेंट का कन्वर्जन भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये वेन डायग्राम का टफ क्वेश्चन माना जा सकता है, लेकिन ये टफ तब तक है जब तक आप एक बार पहले नहीं लगाए हुए हैं। जिस दिन आपने इसे पहली बार लगा लिया उस दिन के बाद से आपको उस पॉजिटिव वेन डायग्राम में भी निगेटिव वेन डायग्राम या निगेटिव वेन डायग्राम में पॉजिटिव वेन डायग्राम दिखने लगेगा, और जब ये दिखेगा तो वो प्रॉब्लम आपके लिए इजी हो जाएगी, क्योंकि पहले है आप सीख चुके हैं कि इस पिक्चर के रूप में अगर कोई चीज मेरे सामने आएगी तो मुझे उसके लिए कौन सा अप्रोच लेना पड़ेगा। ये ठीक वैसा शायद रीजनिंग में भी यही है, पजल में, कि अगर पजल किसी मतलब वर्टिकल फॉर्म में आती है तो मुझे क्या अप्रोच लेनी है, पजल किसी हॉरिजॉन्टल फॉर्म में आती है तो मुझे क्या अप्रोच लेनी है, पहले से क्लियर है। तो बिल्कुल नए सिरे से जाने की जगह अगर ये अप्रोचेज आपके क्लियर हैं तो मुझे लगता है बहुत आसान हो जाएगा। लास्ट और फर्स्ट स्टेटमेंट फिर से कि डीआई कोई कठिन नहीं है, डीआई आपका रेगुलर स्टडी का ही पार्ट है, इसलिए डीआई से अलग से डरने की जरूरत, हाँ प्रैक्टिस जरूर करिए, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ईजी हो जाएगा। कितना डीआई एक दिन में सॉल्व कर लें? मैं स्टूडेंट हूँ, कितना करूँ? अभी मैं 2 महीने मेरे पास है। हाँ देखिए, और डीआई के लिए बेसिक नीड्स क्या है? क्योंकि हम लोग आरआरबी पे बात कर रहे हैं इसलिए फोकस मैं आरआरबी को रखूंगा। आरआरबी में आपको 2 डीआई मिलेंगे, और आरआरबी की जो डीआई है क्लर्क में जब आप पहुंचोगे तो आपको बिल्कुल सिंगल कॉन्सेप्ट के ऊपर डीआई होगी, यानी वो आपसे सिर्फ ये कितने परसेंट ज्यादा था प्रीवियस ईयर से, ये कितने परसेंट लो हो गया, प्रोडक्शन कितना ज्यादा हुआ कितना कम हो गया, यानी बहुत ज्यादा इधर उधर नहीं करेगा वो, और ना ही स्टेटमेंट्स को बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स करेगा। पीओ में जब आप जाओगे तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होगा, वहां कैलकुलेशन थोड़ी सी ज्यादा होंगी, यानी जहां पर आपके पास कैलकुलेशन कम है वहां कैलकुलेशन क्लर्क होगा, और जहां थोड़ी कैलकुलेशन ज्यादा है वहां पर आपको ऑफिसर लेवल के डीआई मिलेंगे। लेकिन ऐसा नहीं कि आरआरबी के ऑफिसर में भी बहुत कठिन डीआई आने जा रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अगर उनको कंपेयर करोगे आईबीपीएस के ऑफिसर लेवल से या एसबीआई के ऑफिसर लेवल से तो फर्क देखिए। एसबीआई का पेपर मैं थोड़ा सा डिस्कस करूं क्यों टफ लगता है किसी को। मेरी एक विधा वहां फेल होती है, आप प्रैक्टिस कितनी भी करो हर बार कुछ नया वहां मिलता है, और जब कुछ नया मिलेगा तो वो आरएनडी भी आपको एग्जाम हॉल में करनी पड़ेगी। उसके लिए फ्लेक्सिबिलिटी आपके अंदर, उसके लिए आपके पास नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। वही बेसिक वाली बात जो आपने बोली थी कि बेसिक्स अगर वहां पे आपका तैयार है। मैं एसबीआई में सिलेक्शन इजी मानता हूं कंपैरेटिवली आरआरबी के, लेकिन आरआरबी में अगर आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है तो आप आरआरबी में भी बहुत आसानी से, कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा मार्क्स लेकर ही आप पास होते हैं। थोड़ा कूल रहिए, सारे क्वेश्चंस, 1-2 क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं या गलत हो गए हैं तो उनको लेकर दूसरे क्वेश्चंस पर इम्पैक्ट ना आने दीजिए, बस इन चीजों का ध्यान रखिए। बिल्कुल सर। तो अब सर एक और चीज पजल को लेकर, जैसे 2 महीने में हम लोग बात कर रहे हैं, तो 2 महीने में हर दिन में क्या पजल के लिए आप क्या बोलेंगे कि 2 पजल करो, 4 पजल करो, या पजल ही करो केवल, क्या आप कहेंगे? कितना करना चाहिए? ये तो हमने पहले ही बताया था आपको कि आपकी स्ट्रेटजी और प्लानिंग, आपका मजा लेने का अगर आर्ट आ गया तो आपको टाइम दिखाई नहीं देगा। हाँ, फिर आप 2 करो चाहे 4 करोगे, 8 करो, आपको एक और कर ले। नशा हो गया पजल का, तो अगर ये नशा हो जाए इस तरीके नेगेटिव सेंस में लेते हुए अगर बात कर रहे हैं तो पजल में आप, फिर वही बात है, हमको ओवरबर्डन तब लगता है जब हमको लगता है ये काम हम करने जाएं या हम इसकी पढ़ाई करें। जब हमको लगता है यार कोई खाली समय मिलेगा तो पजल कर लेंगे, कोई खाली समय मिलेगा तो हम रीजनिंग से रिलेटेड चैप्टर को उठा लेंगे। तो जो सब्जेक्ट आपकी नींद खत्म कर दे वो सब्जेक्ट रीजनिंग है। तो उस सब्जेक्ट को उस तरीके से अगर आपने अप्रोच करी है तो आपको समय की बात नहीं है, घुस जाएंगे आप। बिल्कुल कहा जाए
पूरी तरीके से इन्वॉल्व हो जाएगी। आपके पूरे शरीर में जैसे रहता है कि एक तरंग आती है, बस यही इसी तरह के माहौल में आना है। आनंद आ रहा है पजल आनंद करने आ में। रहा है। बिल्कुल, आप एंजॉय करना जिस दिन स्टार्ट कर देंगे, और वो सिर्फ पजल की बात नहीं है पढ़ाई में, अगर आपको एंजॉयमेंट आने लगा, लेकिन वो तभी होता है जब आपको विजन क्लियर होता है। यदि आपको मालूम है कि आपको कहाँ जाना है और आप कहाँ खड़े हैं, और आपको अपनी स्थिति के बारे में अच्छे से पता है, तब शायद आप अपने डेस्टिनेशन की तरफ बहुत डिटर्मिनेशन के साथ बढ़ते हैं। और जिस दिन ऐसा हो गया, यकीन माने कि आप जो चाहेंगे वो कर लेंगे। सर, अगला सवाल जीए को लेकर है, और चूंकि जीए ऑलरेडी प्रीलिम्स में तो है नहीं, मैथ्स और रीजनिंग, जीए मेंस की तरफ बढ़ता है। तो क्या, चूंकि मेंस और प्री में समय, वही जो आपने बात बोली, कम समय है, तो क्या जीए अभी से स्टार्ट कर दें? और यदि अभी से कर दें तो क्या ऐसा करें जो बैकग्राउंड में चलता रहे, कि थोड़ा थोड़ा करके चलता जा रहा है, प्रीलिम्स की हमारी चल रही है, प्रीलिम्स ओरिएंटेड भी है, और साथ में मेंस को एक बैकअप देते हुए हम चल रहे हैं। जीए को लेकर हुआ, इंग्लिश को लेकर हुआ सर, ऐसा ही हिंदी को लेकर है सर। सर, बहुत देर से आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं हम लोगों से जी। एक क्वेश्चन हम आपसे पूछना चाहेंगे, उसी पर बेस्ड होगा मेरा ये आंसर जी। कि क्या हम कोई सेपरेट इवेंट करेंगे अपने आरआरबी के मेंस के लिए, या इसी को हम मेंस के लिए भी मानकर चले? सर, चूंकि तैयारी ऐसी है कि हमें वो वहां पे जो अभी से करेंगे, उसके लिए मैं हूँ रेडी, उसके लिए मैं रेडी हूँ। हाँ, तो हम अभी करेंगे ही करेंगे, लेकिन एक स्पेशल सेशन हम मेंस को लेकर, प्रीलिम्स के होने के बाद मेंस को लेकर भी जरूर करेंगे। ठीक है जी। तो अभी के लिए, क्योंकि जीए मैं ऑलरेडी मैथ्स के साथ जीए भी पढ़ा रहा था जी, तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा एक पहले स्टेटमेंट दूंगा, उसके बाद फिर मैं आगे बात करूंगा। जीए लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, मतलब इसे आप सिलेक्शन का हिस्सा अगर मानते हैं तो यहाँ थोड़ी सी आप गलती कर रहे हैं। ये लाइफ है। अगर आप दो लोगों के बीच में बैठे हैं और आपके पास एक जीए की नॉलेज नहीं है, जनरल अवेयरनेस नहीं है आपके पास, तो शायद आप वहां बैठ नहीं पाएंगे ज़्यादा देर, आपको भागना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वहां और इंटेलेक्चुअल पर्सन्स बैठे हैं जिनके पास, तो अपने आप को हमेशा जीवित अगर रखना चाहते हैं और जीवंत दर्शाना चाहते हैं, तो ये एग्जाम में आ रहा है नहीं आ रहा है ये भूल जाइए। हाँ, एग्जाम में आ रहा है तो अप्रोच दूसरी होगी, एग्जाम ओरिएंटेड। लेकिन अगर पहले से आपको पता है तो ये एग्जाम ओरिएंटेड बनाने में टाइम नहीं लगेगा। यानी आपके पास पहले से माल मसाला है तो आप अच्छा खाना बना सकते हैं, लेकिन अगर खाने के साथ मसाले का भी इंतजाम करना पड़ेगा तो थोड़ी मुश्किल जरूर खड़ी होगी। और जीए यही है, जीए एक दिन में तैयार होने वाला पार्ट नहीं है। हाँ, कहीं लाखों में कोई एक ऐसा इतना लकी हो कि उसने रात में जो पढ़ा सुबह वही आ गया, तो बात अलग है। अदरवाइज आपको ये ध्यान रखना है कि जीए के लिए आपको लगातार पढ़ते रहना पड़ेगा। और जीए याद करने के लिए मत पढ़िए, जीए पढ़ने के लिए पढ़िए, अपडेट रहने के लिए पढ़िए। यानी कभी भी आपको कुछ भी पूछा जाए तो एटलीस्ट इतना जरूर आपको पता हो कि इसका मतलब क्या है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, वो जो कह रहा है उसका मीनिंग क्या है। अब सपोज कर लीजिए इकोनॉमिक्स की न्यूज आप सुन रहे हैं भारतीय, और उसमें रेपो रेट के बारे में एक डिस्कशन हुआ, तो रेपो रेट टर्मिनोलॉजी आते ही आपको ये तो पता चले कि आप बात करने जा रहा है वो जो सामने वाला डिस्कस कर रहा है। अदरवाइज वो आपके लिए चाइनीज लैंग्वेज जैसा हो जाएगा, यानी उसे क्या कहा मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। तो ये चीजें समझनी है। तो रेगुलर स्टडी। अब बात करते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर अभी तक आपने जीए को नहीं पढ़ा है तो सबसे पहले जाइए और प्रीवियस ईयर के पेपर से खूब सारे क्वेश्चंस कलेक्ट कर लीजिए। लेकिन नहीं, एक चीज का ध्यान रखते हुए कि उस दौरान जो करंट के क्वेश्चंस रहे हैं उनको आप नोट कर भी रहे हैं तो उसे थोड़ा सा क्रॉस कर दीजिए। सिर्फ उनका सब्जेक्ट अगर आपको पकड़ में आ रहा है तो सब्जेक्ट जरूर पकड़िए, लेकिन क्वेश्चन एज इट इज मत लीजिए, क्योंकि वो उस समय का करंट अफेयर था। अगर आज का करंट अफेयर्स है तो वो अलग होगा, लेकिन वो सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है। हो सकता है वो करंट अफेयर्स किसी पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेट कर रहा हो, गेम हो सकता है, फाइनेंस हो सकता है, ज्योग्राफिकल नॉलेज पर हो सकता है। जैसे आज की डेट में यूक्रेन और रसा वार है, ये ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से या फॉरेन पॉलिसी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अगर ये मुझे पहले से पता है तो हम जब इस न्यूज को पढ़ते हैं तो वो न्यूज जल्दी से हमें समझ में आ जाती है और वो हमारा समय बचाती है, तो हम उतने टाइम में ज्यादा कवरेज कर पाते हैं।
अगर हमारे पास उसकी बेसिक्स नहीं होंगी तो हमें उसे या तो याद करना पड़ेगा और फिर वही होगा, या तो एग्जाम में याद आएगा या भूल जाएगा, और अगर भूल गया तो आप वहीं स्टक कर जाओगे, आगे बढ़ने में समस्या खड़ी होगी। तो रेगुलर मेंटेन करिए और ज्यादा से ज्यादा एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस को इस समय आप करने की कोशिश करिए, क्योंकि समय नहीं है आपके पास। उसके लिए जो आपको हेल्प करेगा कि किस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, उन लेवल्स को आप प्रीवियस ईयर के पेपर से, इसको हम 3P मॉडल बोलते हैं, प्रीवियस ईयर जो प्रैक्टिस है उनको जरूर सॉल्व कीजिए आप। तो प्रीवियस ईयर पेपर, हम प्रैक्टिस ऑफ प्रीवियस ईयर पेपर 3P मॉडल बोलते हैं इसको। करेक्ट। तो आपको आसान रहेगा। ये हर सब्जेक्ट में अप्लाई होते हैं, जीए पर भी अप्लाई होते हैं। अक्सर लोग गड़बड़ करते हैं कि जीए तो सर पीछे का है, निकल गया, अब उसकी क्या जरूरत है। वो जीए का पेपर आपको ये बताएगा कि कैसा अप्रोच इस एग्जाम के अंदर जीए का है, उसी के अकॉर्डिंग हमको आज की डेट में कलेक्शंस लेकर चलने हैं क्वेश्चंस के। और जितना ज्यादा आप लिखेंगे, जैसा जब आपके नोट्स बनाएंगे ना लिख कर, हम में से बहुत से लोगों की एक गंदी आदत होती है कि हमें मानते हैं जीएस पढ़ लेंगे हम तो काम चल जाएगा। अगर आपको जीए का नोट्स बनाने की आदत है तो यकीन मानिए कि आप नोट्स बनाते समय ही 70% से लेकर 60% के बीच में आपको चीजें याद हो जाएंगी। और अगर आप उनको सिर्फ पढ़ने की कोशिश करेंगे तो एक बार में ज्यादा से ज्यादा आप 20% तक सक्सेस हो पाएंगे। तो ये आपको तय करना है कि आप पहली बार में ही 60 या 70% तक याद रखना चाहते हैं या फिर 20% तक याद रखना चाहते हैं। अगर आप दूसरों के परोपकार में विश्वास रखते हैं तो आप सिर्फ पढ़कर काम चलाइए, और अगर आप सेल्फिश हैं तो आप लिख कर काम चलाइए। दो बातें जो सर की बातों से निकल के आई तो मुझे समझ में बहुत अच्छे से आई कि आप अपडेट्स लेते रहिए, फॉलो करिए न्यूज़ को, और जब एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें होंगी तो याद करने के लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं होगी। बस आपको ये पता होना चाहिए कि ये एग्ज़ाम के लिए है, ये एग्ज़ाम के लिए है। बहुत अच्छा लगा सर। सर आपसे सवाल है इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी को लेकर, हालांकि मेंस को लेकर हम लोग स्पेशल सेशन करेंगे, लेकिन फिर भी मैं चाहूँगा कि इंग्लिश और हिंदी को चुनाव वाला जो एक मसला है, कई बार बच्चे डायलमा में, जैसे मैं हूँ ना, मेरी बहुत अच्छी इंग्लिश रही सर और ना ही बहुत ज़्यादा अच्छी हिंदी रह गई। अब मैं क्या करूँ सर, मैं क्या चुनूँ, हिंदी चुनूँ या फिर इंग्लिश चुनूँ? उसका बेस्ट तरीका है, देखिए अब होता क्या, साइकोलॉजिकली बात करें अगर हम, साइकोलॉजिकली हिंदी, जो हिंदी बेल्ट के लोग हैं उनके दिमाग में रहता है कि हिंदी है, और उसको ऑप्ट कर लेते हैं। हालांकि अगर बात करोगे तो रेप्लिका एक तरीके से ऑलमोस्ट होता है हिंदी में और इंग्लिश का। कॉम्प्रिहेंशन आता है, क्लोज टेस्ट आता है, फिल इन द ब्लैंक्स आता है, अगर हम ग्रामर की बात करें व्याकरण आता है, इस तरीके से ऑलमोस्ट सेम होता है। ये लगने को तो लग सकता है कि इंग्लिश मुश्किल लग रही है, हिंदी आसान लगेगी, लेकिन जब उसकी डेप्थ में आते हैं, इसका बेस्ट तरीका हम आपको बताएं, आप प्रीवियस ईयर के पेपर को देखिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों देखिए। उस दोनों देखने के बाद आप उसको एक बार करिए तो लिटमस टेस्ट के लिए 2-3 अपने सॉल्व कर लीजिए। देख लीजिए, आप देख लीजिए आज की डेट में हम ये देखिए, अगर मान लीजिए हम 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर की स्पीड चला सकते हैं तो हमें 10-20 और बढ़ा लेंगे, हम 40 पे पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर 0 से शुरुआत करनी पड़ेगी तो 40 पहुंचने के लिए हमें टाइम लगेगा। तो ये डिसाइड आपको ही करना है। हम लोग तो ये आइडिया दे सकते हैं कि पेपर देखिए, पेपर में 2-3 क्वेश्चन पेपर को सिलेक्ट कर लो, लेटेस्ट के जो हुए हों 2-3 एग्जाम के, वो तो पेपर का पैटर्न वैसी रहा होगा। तो इंग्लिश भी लगाइए, हिंदी भी लगाइए, जिसमें आपको कंफर्ट जोन नजर आए। इसीलिए हमने एक पेपर की बात नहीं की, 4-5-6 पेपर लगा लो और डिसाइड लग जाएगा, डिसाइड कर लो, बेस्ट तरीका ही। तो कंप्यूटर्स और बाकी सब्जेक्ट्स के बारे में भी हम बात करेंगे। हालांकि मोटे तौर पे हमने प्रीलिम्स और मेंस दोनों कवर किया है, कोशिश करी है कि आपके सभी प्रश्नों के आंसर मिलें। मैं ये समझता हूँ कि ये जो सेशन है, इंटरव्यू है, उसमें जो सर लोगों का एक्सपीरियंस है, अगर आप बातों को ध्यान से सुने होंगे तो शायद आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा कि तैयारी का मोड क्या होना चाहिए। क्लियर शब्दों में मे बी स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको नहीं समझ में आए या शब्द वैसे नहीं रहे हो, लेकिन सर लोगों की बात को अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आप यकीन माने कि आप एक बेहतर आइडिया लगा सकते हैं कि आपको 2 महीने में करना क्या है। शायद हम मोटे तौर पे शब्दों में उसको ना बोल सके कि 2 महीने में क्या करना, शब्दों में बोल सकते हैं। बिल्कुल, वो शब्द है 2 प्रीवियस ईयर पेपर और स्पीड टेस्ट, खत्म। ठीक है सर। और एक हम लाइन लास्ट में कहना चाहते हैं कि लिटमस टेस्ट, एग्जाम क्वालिफाई करना है तो इसका बेस्ट लिटमस टेस्ट क्या होता है, जो लोग अपने पेरेंट्स के साथ रह रहे हैं उनको आइडिया है कि जिस दिन आपके मदर फादर आपको ये बोलने लगे कि अब सो जाओ, बहुत पढ़ लिए, समझ लेना सिलेक्शन होने जा रहा है। बिल्कुल, क्या और 99% यही होता है कि बोला जाता है अब उठ जाओ, कितना सोगे, तो इससे बड़ा टेस्ट हो नहीं सकता।
तो ये टेस्ट में जो पास कर रहा है, आप सभी लोग यहाँ देख रहे होंगे और सुन रहे हैं और बार बार सुन रहे होंगे, अगर ये टेस्ट आपके घर में लागू हो रहा है, आपके मदर फादर पेरेंट्स ब्रदर सिस्टर अगर आपसे ये कहते बेटा सो जाओ बहुत पढ़ लिए, तो समझ लेना सिलेक्शन के नज़दीक आप आ गए हैं। ये हम कहना चाहते हैं। बिल्कुल सही। तो एग्जाम पे चर्चा का आज ये एपिसोड थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन बहुत एंजॉय किया हमने, तो खुद बहुत एंजॉय किया और मेरा मन कर रहा है कि अब मैं भी तैयारी वापस स्टार्ट कर दूं। हालांकि समय की बात है, निकल चुका है। दूसरी बात ये कि जो अगला एपिसोड एग्जाम पे चर्चा का होने वाला है, उस एपिसोड में हम IBPS RRB PO और क्लैरिकल की कट ऑफ्स स्टेट वाइज और उसके डिटेल के बारे में, मार्क्स को लेकर क्या हमारी रणनीति होनी चाहिए, उस पर बात करेंगे। एपिसोड नंबर 4 में जो भी उसका अगला एपिसोड होगा, उसमें हम मॉक टेस्ट या स्पीड टेस्ट की एनालिसिस और कैसे एनालिसिस को हम अपने लिए इम्प्रूवमेंट की तरह यूज करें या एक टूल की तरह यूज करें जो हमें एग्जाम के करीब लेके जाए। आज के इस एग्जाम की चर्चा के आखिरी पड़ाव पर हम पहुंच चुके हैं। आपके जो प्रश्न रहे हैं उनमें से एक प्रश्न था जिसमें सर मैथ्स को लेकर सवाल था कि 0.25 से मैं मैथ्स में रह गया और मैं डिस्क्वालीफाई कर गया क्योंकि मेरी स्पीड उतनी अच्छी नहीं थी। तो वैसे आपने जवाब दे दिया है, लेकिन स्पेसिफिकली फिर भी मैं पूछूंगा कि उसके लिए आपका क्या आंसर है मैथ्स में, वही जो स्पीड को लेकर इनकी। नहीं, कोई बात नहीं, 0.25 से रह गया है तो ये सबसे अच्छी बात ये है कि आपको ये बात समझ में आई है। अभी आपको उन चीज़ों पर फोकस करना है जहां पर वो समय आपने कंज्यूम ज़्यादा कर दिया बिना ये सोचे हुए कि ये क्वेश्चंस मुझे आता है या नहीं आता है। यानी कहीं ना कहीं किसी एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर आपकी प्रैक्टिस की कमी थी जिसने आपको वहां पर ज़्यादा समय लेने के लिए मजबूर किया जी। तो उससे जितना जल्दी आप, और दूसरा इस चीज़ को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। सीखने के अलावा इसका कोई ज़्यादा यूज़ नहीं है, क्योंकि अगर इसे आप हावी होने देंगे अपने ऊपर तो नेक्स्ट जैसे ही किसी एग्जाम में आप पहुंचोगे, आपके पास पेपर खोलते ही 0.25 दिमाग में घूमने लगेगा और वो 0.25 आपको इस बार 0.75 की तरफ लेकर चला जाएगा जी। तो उससे बचने की कोशिश करें और उसका सलूशन बेटा सिर्फ ये है कि टेस्ट दीजिए, वहाँ एनालिसिस कीजिए कहाँ एरर हो रही है। एक बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि हम सब कुछ करने की कोशिश करते हैं। अगर जब आप एनालिसिस अगले एपिसोड में जहाँ तक आप बात कर रहे हो करोगे तो वहां आपको जरूर पता चलेगा कि जैसे मैथ्स की मैं बात करूं, सिंपल सी बात करूं सिर्फ, तो आपको क्या लगता है कि 40 क्वेश्चंस में से कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस करने पर सिलेक्शन के चांसेस हैं अगर मेंस में PO लेवल पर मैं बात करूं RRB में। तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ के जा रहा हूं और इसे जब अगले सेशन में डिस्कस करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो देखिएगा आप इसका आंसर खुद पाएंगे कि वो कट ऑफ मेरे 40 आउट ऑफ 40 से बहुत नीचे कहीं है। तो दिमाग में ये कभी घूमना ही नहीं चाहिए कि जब तक 40 नहीं कर लूंगा या 40 आउट ऑफ 40 नहीं कर लूंगा तब तक सिलेक्शन नहीं होगा। बस यही चीज पर आपको जीत हासिल करनी है, क्या बाकी कुछ नहीं। सुरभि सिंह जी, आप का जो सवाल था उम्मीद कर रहा हूँ आपको वो जवाब मिल गया होगा। हालांकि पूरे सेशन में सबके लिए ऐसा, बहुत सारे लोग ऐसे जिनके ऐसा प्रश्न होगा, आपको उसका आंसर जरूर मिला होगा। आज का सेशन आपको कैसा लगा फीडबैक जरूर दीजिएगा। इस वीडियो के लिंक को शेयर करेंगे तो और लोगों की मदद आप कर पाएंगे। आपके जरिए हम और भी बहुत सारे लोगों को गाइड कर पाएंगे। उम्मीद कर रहे हैं कि एग्जाम पर चर्चा का ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। अगले एपिसोड में हमारे साथ जरूर जुड़िएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। ऑल द बेस्ट, बाय एंड टेक केयर। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.